हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चलिए, कुछ भी हो देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो अभी तक देखे थे तो कैटलिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें कैटालिसिस का टाइप देखे थे। एक होमोजीनियस कैटालिसिस देखे थे और दूसरा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस देखे थे, जिसमें होमोजीनियस कैटालिसिस का थ्योरी भी देखे थे कि कैसे काम करता है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का थ्योरी नहीं देखे थे, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। परिभाषा तो देखा हुआ था, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो नीचे थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो क्या थ्योरी है उसको देखते हैं हम लोग। तो कहता है यहां पर कि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का जो थ्योरी है यहाँ पर काम कर रहा है। तो कहता है दो तरीके से इसको डील किया जा सका है अभी तक में। एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो नीचे थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस हैज टू टाइप्स। एक होमोजीनियस ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए, अब इसमें से एक को लेके चलते हैं हम लोग, ओल्ड कॉन्सेप्ट को। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, during this type of catalysis, following two phenomena are completed। अब क्या दो घटनाएं हैं? मतलब ओल्ड थ्योरी के आधार पर कह रहा है कि जो हम लोग हेटेरोजीनियस कैटालिसिस देख रहे हैं, इसमें दो अलग अलग घटनाएं कंप्लीट हो रहा है, दो अलग अलग घटनाओं पर डिपेंड कर रहा है। तो वो क्या दो घटना है? तो पहला व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स come close with catalyst, then adsorption is completed at the surface of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्प्शन की घटना घटती है, फ्रॉम व्हिच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant molecules
at surface of catalyst, surface of catalyst increases. Then, according to law of mass action, rate of reaction will increase. Also, लॉ ऑफ मास एक्शन या नहीं तो रेट लॉ देख चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग। वहां बताया गया था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का जो है मतलब गुणनफल का जो है समानुपाती होता है। तो जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना अधिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। तो जैसे यहाँ पर जाकर के रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को मिलाते हैं, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आ रहा है, ये एडजॉर्बेंट का काम करेगा, ये जाके एडजॉर्बेट का काम करेगा, इसके बाहरी सतह पर आके एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया चालू होती है, जिससे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और कॉन्सेंट्रेशन कहता है जैसे बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला बात यहाँ पर हमको बताया एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर कि एडजॉर्प्शन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कैटलिस्ट एडजॉर्बेंट है और रिएक्टेंट जो है वो एडजॉर्बेट है, और वो जाकर के यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है। और जैसे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया चालू होगी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वैसे हालत में रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा बात, since process of adsorption is exothermic, हम लोग जान रहे हैं कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, उष्मा इसमें मिलता है। सो released heat activates reactant molecules then rate of reaction will increase also। तो दो तरीके से, एक तो यहां पर जाके हमको एडजॉर्प्शन कारण, अब उसी एडजॉर्प्शन में कहता है कि एडजॉर्प्शन जो है क्या है, एक्सोथर्मिक है, जो पीछे हम लोग एडजॉर्प्शन टॉपिक में पढ़ चुके थे कि एडजॉर्प्शन चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या केमिकल एडजॉर्प्शन हो, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो वैसे कंडीशन में उष्मा छिपी होगा, उष्मा मुक्त होगा, और उष्मा जब मुक्त होगा तो वैसे स्थिति में जो भी उष्मा उसको मुक्त हो रहा है वही उष्मा इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी काम करता है। जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखे थे कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है एक्टिवेट होने के लिए, जगने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो रिलीज्ड हीट है, जो मुक्त किया गया उष्मा है, वही उष्मा वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप का रोल लेता है, करता है, और वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को जगा रहा है। और जैसे जगाया तो वैसे कंडीशन में रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में तेज गति से रिएक्शन करना चालू करता है, जिससे रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये था जाकर के जो है कि हमको ओल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पर ये दो बातें कि यहाँ पर पहला एडजॉर्प्शन हो रहा है जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कैटलिस्ट के सरफेस पर, जिससे लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार उसका रेट तो बढ़ेगा। दूसरा, जो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रहा है वो एनर्जी वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में वर्क कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका रेट
और बढ़ता जाएगा। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए इसको। हो गया? हो गया? अब यहां पर हम लोग देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। In this concept, following statements are present। क्या क्या स्टेटमेंट है? पहला नंबर कह रहा है reactant molecules diffuses with catalyst। तो पहला काम यहां हो रहा है डिफ्यूजन। किसका? मतलब डिफ्यूजन ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। फर्स्ट काम ये हो रहा है। अब दूसरा, then due to adsorption some reactant molecules are adsorbed at the upper surface of catalyst। मतलब यहां पर एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है, अर्थात रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स जो है कैटलिस्ट के चारों तरफ एडजॉर्ब्ड हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स। तीसरा, देन केमिकल रिएक्शन is completed among molecules of reactant। चौथा, then dissociation of
reactant product is completed from surface of catalyst, और पांचवा लास्ट, फाइनली प्रोडक्ट मोलेकुल्स are diffused out from surface of catalyst due to desorption तो ये 5 काम हो रहा है, ध्यान समझिएगा। पहला काम क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहा है, ये कैटलिस्ट है और बाय द वे रिएक्टेंट है, तो जैसे यहाँ पर संपर्क में आएगा तो इसमें डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब आपस में घुलना मिलना, तो घुलना मिलना चालू होगा इसका पार्टिकल इसके पार्टिकल के साथ। दूसरा कहता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ सम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर माने यहाँ पर जाके एडजॉर्प्शन के कारण कुछ मॉलिक्यूल जो है जिसका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अपर सरफेस पर जाकर कैटलिस्ट पर एडजॉर्ब हो जाता है। मतलब जब डिफ्यूजन होगा घुले मिलेगा तो इसका जो नेचर है एडजॉर्बेंट के तरह, ये इसको कुछ खींचेगा अपनी ओर और इसके बाहरी सतह पर अपने आप को अपने बाहरी सतह पर इसको एडजॉर्ब करा लेगा कुछ मॉलिक्यूल्स को, और तब फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स है आपस में इसी सरफेस पर जो प्लेटफॉर्म उसको मिला उस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आपस में रिएक्शन चालू किया तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली है। उसके बाद क्या होगा कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहीं पर पहले जुटा हुआ था उसी सरफेस से, अब धीरे धीरे अलग होने के लिए सोच रहा है, बंधन तोड़ना चाह रहा है, बंधन तोड़ेगा। अब उसके बाद फाइनली जाके क्या हो रहा है यहाँ पर, वो पार्टिकल्स हट जाएगा, दोनों प्रोडक्ट जितना भी बना था वहां से हट गया, और वो प्रोसेस क्या है तो डिजॉर्प्शन है। पहले एडजॉर्प्शन हुआ, अब क्या हो रहा है डिजॉर्प्शन, उसे दूर भाग रहा है। तो इस प्रकार का प्रक्रिया कंप्लीट होता है इस थ्योरी के आधार पर। इसको पहले लिखें जरा से। हो गया। अब जाके हम लोग देखते हैं इसमें इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कि ये जाकर के जो है A प्लस B, अब इधर कैटलिस्ट, इधर AB, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है। अब कहता है यहां पर इसका मैकेनिज्म जब देखते हैं तो सपोज कीजिए कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट सरफेस विथ फ्री वैलेंसी,
तरफ फ्री है, स्वतंत्र है, कोई भी आके जुड़ सकता है। अब यहां पर रिएक्टेंट, तो एडजॉर्प्शन होगा, इसका मॉलिक्यूल्स यहां पर साथ में डिफ्यूजन भी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां पर A और B अटैच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, तो उसी सतह पर बैठे बैठे आपस में दोस्ती हो जाती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच। यहां जो A है, यहां जो B है, आपस में दोस्ती करेगा, बॉन्ड बनाएगा आपस में। अब उसके बाद डिजॉर्प्शन होगा, मतलब इससे अलग हटेगा। प्लस AB, ये बॉन्ड जो है ये वाला, ये अलग हो गया, इधर प्रोडक्ट फ्री हो गया और कैटलिस्ट भी फ्री हो गया। बस यही काम कंप्लीट हो रहा है इस सिद्धांत के आधार पर। लिखिए जल्दी से। हो गया? अब यहां पर ड्यूरिंग दिस फेनोमेनन some other things are also found। एक तो if catalyst is powdered, then its surface area increases, from which rate of chemical reaction will increase। एडजॉर्प्शन में हम लोग पढ़े थे कि एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल को यदि हम टुकड़ा करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं तो उसका पार्टिकल्स जो है कि हमको वहां पर क्या होता है,
बड़ी छोटा सा पार्टिकल ग्रुप में बदल जाएगा, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो उसका एडजॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एडजॉर्प्शन पावर जब बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी कहता है क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, रफ सरफेस of catalyst also increases rate of रिएक्शन को बढ़ाएगा। तीसरा, since catalyst is remained after reaction, so it can be used again and again. Then, on this basis, it was found that a small amount of is required, a small amount of catalyst is required. और चौथा, ड्यू टू डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, reaction rate is also controlled. तो कहता है यहां पर कि कुछ घटनाएं इस दौरान घटित होता है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि यदि हम लोग पहला बात बताएं कि सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो उसका रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि उसका एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, और एडजॉर्प्शन का रेट जब बढ़ेगा तो रेट भी, रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा। फिर कहता रफ सरफेस जो है कैटलिस्ट का, वो भी जाकर के जो है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का जो रफ सरफेस है, यदि चिकना है और रफ है, दोनों में अंतर है। एक कैटलिस्ट का चिकना सतह है तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम होगा, और उससे दूसरी, उसी की तुलना में दूसरा कैटलिस्ट उसी सेम आकार का हो लेकिन थोड़ा सा रफ है, मतलब रुखड़ापन है। तो रुखड़ापन जो उतार चढ़ाव रहता है उसमें जो बना हुआ, तो वो स्पेस, तो जिसके परिणाम स्वरूप भी रेट क्या होगा, हमको सरफेस एरिया जब उसका बढ़ेगा तो जाकर के जो है कि उसका भी रिएक्शन बढ़ेगा रेट। और ये जाकर के जो है कि हम लोग देखें कि रिजल्ट के अंत में कैटलिस्ट बचा ही रह जाता है, तो हमको एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, वही कैटलिस्ट बार बार हम उसको रीयूज करते रहें, तो जिससे कम अमाउंट में ही काम चल जाए। और यहाँ पर डिजॉर्प्शन जब हो रहा है तो जिसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट वहाँ टिकता नहीं है, प्रोडक्ट फटाफट हटते जाता है, जिसके कारण जो भी रिएक्शन वहाँ पर हमको रेट कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन, उसका रेट को कंट्रोल करके हम लोग कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये था हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ बातें उभर के आई, उन सारे बातों को हम लोग यहाँ पर देखे। अब हम लोग देखते हैं और कैटलिस्ट का टाइप, मिटा दूं। तो दो कैटालिसिस अभी तक हम लोग देखे, एक होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। अब तीसरा देखते हैं हम लोग
ऑटो कैटालाइसिस या सेल्फ कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस when any catalyst is not used during chemical reaction but formed product acts as catalyst, then such phenomenon is called auto catalysis, and that product is called auto कैटेलिस्ट। मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग कैटलिस्ट का एग्जांपल पिछले क्लास में बता रहे थे कि हम लोग कभी कभी समाज के किसी और लोगों से या परिवार के लोगों से प्रेरित रहते हैं। कहता यहाँ पर आपको किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, अपने ही काम से प्रेरणा लेना है। अपना जो काम किए उससे जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट ही यदि हमको कैटलिस्ट का काम करे, उसको देखने मात्र से यदि हमको लगा कि हमको ये काम हम इतना कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा कर सकते हैं, अपना रैंक को सुधार सकते हैं। कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, चाहे वो नीट का दें, चाहे जाकर के हम लोग जेईई मेंस का दें, चाहे जाके यूपीएससी बीपीएससी का दें, बाय द वे एक साल में हम कुछ रैंक तक लाए। अब उस रैंक का पोजीशन को देख करके हमको लगा कि इतना सा मेहनत किए तो इतना सा रैंक हमको आया, यदि हम थोड़ा सा और मेहनत कर ले तो रैंक को हम सुधार सकते हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में यदि उस रिजल्ट से, उस मार्क्स से यदि हम प्रेरित होकर के, मतलब वो मुझे मेरा जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट से प्रेरणा लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं और मेरा रिएक्शन का रेट यदि चेंज होता है तो वो पदार्थ कहलाएगा मेरे लिए, मतलब वो जो मार्क्स वो क्या कहलाएगा, ऑटो कैटेलिस्ट, और यह घटना कहलाएगा ऑटो कैटालाइसिस। तो एग्जांपल के देखते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 अब इधर K2SO4 प्लस 2MnSO4 5O2 at H2O। उसी प्रकार जैसे CH3 COOC2H5 प्लस H2O, अब यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हैं, CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब इस दोनों रिएक्शन में क्या देखते हैं, क्या कॉमन रिलेशन है। यहाँ MnSO4 और यहाँ CH3 COOH, यहाँ कोई कैटलिस्ट हम नहीं डाले। रिएक्शन होगा, शुरू में रिएक्शन धीमा होगा, लेकिन इसके बनने मात्र के बाद जैसे वहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसके उपस्थिति मात्र से इस रिएक्शन का रेट यदि बढ़ना चालू हो जाए तो दैट मीन्स ये पदार्थ कहलाएगा ऑटो कैटलिस्ट और ये घटना कहलाएगा ऑटो
कैटालाइसिस या सेल्फ कैटालाइसिस, मतलब इसमें अलग से हमको कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। चलिए चौथा नंबर, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। यहां जो है हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि मेरा जो रूम पार्टनर है उसको देखते देखते हम उसके साथ पढ़ने बैठते बैठते हम भी यदि कैटालाइज्ड होकर के यदि अधिक से अधिक हम सवाल बना लें, या उसका उल्टा यदि वो मोबाइल लेके बैठ गया गेम खेलने, अब उसको देखते देखते हम जो है जब पहले ज़्यादा पढ़ते थे अब पढ़ने का रफ्तार मेरा घट गया उसके के कारण, तो ये जाकर के मेरा क्या हो रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है लेकिन उसको देखा देखी उसका अनुसरण करने के चक्कर में हम जो है कि या तो रेट को बढ़ा देते हैं या तो रेट को घटा देते हैं, अर्थात दोनों ही स्थिति में कैटालाइज्ड हो रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में ऐसा कहलाएगा इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन is catalyzed by other chemical reaction, then this phenomenon is called इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। जैसे यहां पर हम लोग है एग्जाम्पल में सोडियम आर्सेनाइड is oxidized by air slowly, but when this reaction is completed in the presence of other reaction like oxidation of sodium sulfide, then this phenomenon will be example of induced catalysis because of rate of oxidation
rate of oxidation of sodium arsenite increases. तो रेट इसका बढ़ जाता है कि जैसे मान ली हम लोग Na3ASO3 को एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बाय द वे Na3 या तो बनता ही नहीं है या बनता है तो काफी स्लो है, वेरी स्लो। सेपरेटली जब कर रहे हैं इधर Na2SO3 ये भी जाकर के Na2SO4 अपना बना रहा है, ये फास्ट चलता है। सेपरेटली जब चलेंगे तो और जब एज मिक्सचर के रूप में चलाते हैं तो Na3ASO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर एयर से आया, Na3ASO4 बना, ये भी फास्ट हो जाता है और ये तो पहले से फास्ट है ही। तो दोनों रिएक्शन को साइमल्टेनियसली यदि एक साथ एक बर्तन में करा रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर के रूप में तो इस रिएक्शन के द्वारा ये प्रभावित होकर ये भी फास्ट हो गया। लेकिन जब इसको अलग अलग करा रहे हैं, ये अलग बर्तन में हो रहा है, ये अलग बर्तन में, तो ये स्लो चल रहा है, वेरी स्लो या नहीं के बराबर, और ये क्या हो गया, फास्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंड्यूस्ड कैटालाइसिस का। तो इस प्रकार से हम लोग कैटालाइसिस का इतना टाइप देखे। अब हम लोग अगला टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।